आज के इस लेक्चर के अंदर हमको जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा था उस पे बेस अपन को क्वेश्चन करने हैं और थोड़ा बहुत जो उसमें मॉडिफिकेशन और रिक्वायरमेंट है वो अपन करेंगे। और यहां पर हम सेकेंड लॉ ऑफ जो फैराडे है उसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जहां पर हम बेसिकली जो पिछले जहां पर मैंने आपको छोड़ा था वहीं से मैं आपको उठाऊंगा और चीजों में थोड़ी मॉडिफिकेशन करूंगा और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हमारा दिस इज दी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो उसके बारे में अपन को समझना है। तो देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या समझाया था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में यहां तक छोड़ दिया था कहां पर, जो W होता है हम जानते फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट एट द कैथोड और एनोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो उसके अंदर फ्लो करी जाती है, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये होता है। ठीक है, अब जैसे ही हम सिंबल को हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को तो यहां पर आता है ZQ। Z क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। फिर अपन ने यहाँ पर Q बराबर IT होता है तो अपन ने W बराबर यहाँ पर ZIT लिखा, जहां पर I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, T इज द टाइम जिस टाइम पे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल जिस टाइम के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अपन इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज है। अब Z जो होता है इसके अंदर मैंने मॉडिफिकेशन किया था। Z बेसिकली क्या है? Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब देखो जरा, ये जो Z होता है कहीं ना कहीं ये बराबर होता है E/F के। अब E क्या है? तो याद करो नॉर्मेलिटी वाला लेक्चर, उसमें मैंने बात करी थी कि जैसे मोलर मास होता है ऐसे ही एक अपना इक्विवेलेंट मास, अपन बात करते हैं एक मोलर मास होता है, एक इक्विवेलेंट मास होता है। मतलब यहां पर अपन कहें इक्विवेलेंट मास क्या होगा, ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट मास की अपन बात करें तो E क्या है यहां पर? E मुझे बताना पड़ेगा, E इज बेसिकली इक्विवेलेंट मास। अब मुझे बताओ यार, इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता था। क्या होता था? फॉर्मूला बेसिकली है E बराबर मोलर मास डिवाइड बाई N। ठीक है, मोलर मास क्या है यहां पर? मोलर मास आप जानते हो, यहां पर कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे अपने पास में एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, उनका एक फिक्स मोलर मास होता है। अब N क्या है? N बेसिकली यहां पर आप बात करते हो वैलेंसी फैक्टर की, या फिर आप कह देते हो यहां पर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट नंबर की। तो बेसिकली मैं बात करूंगा N की भी, यहां पर थोड़ा आइडिया भी आपको दे दूंगा कि N बेसिकली इस सब्सटेंस के लिए कितना होगा, इस सब्सटेंस के लिए कितना होगा, तो उसके बारे में जनरल बेसिक आइडिया भी अपन ले लेंगे। तो ये चीज है। अब क्या करते हैं, यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास में Z बराबर क्या आएगा? M/NF। ठीक है, अब Z की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं तो मेरे पास में W बराबर क्या निकल के आ गया? W इज इक्वल टू M/NFIT। ये चीज अपने पास में निकल के आई। अब इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है? W/M बराबर IT/NF। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। बाकी अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा यहां पर आ चुका है, दिस इज एक्चुअली फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज अपन ने डिस्कस कर ली है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, बात करी जाए N की। देखो N आपको पता है एसिड के लिए कैसे निकालते हैं, बेस के लिए कैसे निकालते हैं, और अपने पास में अगर सॉल्ट हो तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसकी बात कर रहा हूं? N की। ठीक है, N के लिए जैसे अपने पास में कोई भी एसिड होता है, ठीक है, ठीक है, एसिड है, अपने पास में कोई बेस है, या फिर अपने पास कोई भी सॉल्ट है। अब होता क्या है, डिफरेंट अपने पास सब्सटेंस होंगे जहां पर अपन बात करी जाएगी कि N की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखो जरा, अपन एसिड की बात करते हैं। जैसे एसिड क्या क्या हो सकता है? एसिड अपने पास में जैसे HCl है, अपने पास में H2SO4 है, अपने पास में HNO3 है। तो जो कंसेप्ट वहां पर पढ़ा था यहां पर भी वही रहेगा। यहां पर वैल्यू 1 आएगी, यहां पर वैल्यू 2 आएगी, यहां पर वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, H3PO4 की बात करते हैं तो 3 हो जाती है। इस तरीके से ऐसी बात करते हैं बेस के लिए, तो बेस के लिए जो वैल्यू रहेगी, जैसे अपने पास में NaOH रहे, KOH रहे, अपने पास में BaOH का होल ट्वाइस हो। ठीक है, यहां पर 1 रहेगी वैल्यू, यहां पर 1 आएगी और यहां पर भी 2 आएगी। ठीक है, अपन बात करें NH4OH की,
इसके लिए वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अगर बात करें सॉल्ट की, अब देखो हो सकता है आपको सॉल्ट दे दे या फिर आपको कोई आयन दे दे। अब सॉल्ट के केस में आपको पता है, सॉल्ट के केस में हम कैसे निकालते थे कि या तो कैटायन पर टोटल चार्ज देख लो या फिर एनायन पर टोटल चार्ज देख लो, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब बात करिए जैसे अपन बात करते हैं सॉल्ट, तो सॉल्ट में क्या हो सकता है, कैटायन हो सकता है या फिर एनायन हो सकता है, दोनों में से, क्योंकि मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अब उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, तो कैटायन पे कुछ चार्ज, जैसे NaCl का एग्जांपल लिया मैंने, NaCl कैसे डिसोसिएट होगा, Na+ की फॉर्म में और Cl- की फॉर्म में, इस तरीके से डिसोसिएट होगा। तो यहां पर या तो कैटायन पे चार्ज देख लो या फिर एनायन पे चार्ज देख लो, दोनों पे चार्ज क्या है, +1 और इस पे -1, यानी मैग्नीट्यूड कैसा है, 1 है। इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस। अब यहां पर बताओ, तो यहां पर अपन बात करें बेसिकली कि इसको मुझे डिसोसिएट करना पड़ेगा और यहां पर मैं देखूंगा Al3+। अब देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, देखिए काफी बार ऐसा होगा कि आपको सिंपल एल्यूमिनियम दे रखा है या फिर सिंपल कॉपर दे रखा है, तो वहां पर N की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। कैसे, अगर मैं कहूं एल्यूमिनियम 3+, अगर मैं कहूं Cu2+, अब आपको बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है। जैसे Al2O3 अपने पास में, अब Al2O3 को 2 माना कि आप 2Al3+ बनाओगे, लेकिन जब बात करी जाए अपने पास में किसकी, N की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको N की वैल्यू Al3+ से निकालनी है, 2Al3+ से नहीं निकालनी है, क्योंकि अगर बात करें Al3+ से तो उसकी वैल्यू 3 आएगी। अगर आप बात करो जैसे 1 मोल की बात चल रही है, तो 1 मोल के लिए इसकी वैल्यू फैराडे N की वैल्यू रहेगी 1, 2 मोल रहे तो उस केस में चेंज होगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अपने पास में यहां पर इसके लिए वैल्यू 3 रहेगी, इसके लिए वैल्यू 2 रहेगी। अरे समझो, अगर इनका डिपोजिशन होगा तो कैसे होगा, Al3+ है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और ये कन्वर्ट हो गया Al इस तरीके से। अगर मैं बात करूं Cu2+ की, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, Cus के अंदर। तो यहां पर आप सिंपली इतना सा भी देख सकते हो कि इन्होंने कितने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो वही इनके लिए क्या हो जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी, या फिर जो अपन ट्रांसपोर्ट नंबर भी कह देंगे। आगे बात करेंगे इस कंसेप्ट की, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से वैल्यू निकालें। अब जरा क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, W = एक तो ZIT, इससे भी पहले क्या है, W = ZQ, ठीक है। Q क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, W = E/F/IT, जहां पर F क्या है, फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 1 फैराडे की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 96,500 कूलम होती है। और ये वैल्यू आती कैसे, जरा वो भी बात कर लें। ये 1 फैराडे वैल्यू कैसे आई, हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। अब बात करी जाए 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर अपने पास में हो, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 के ऊपर इतना है, तो इतने पे कितना हो जाएगा। इसको माइनस को हटा दो सिंपली, कोई वो तो चार्ज को दिखा रहा है, नहीं कि सिंबल को दिखा रहा है ना, साइन उसका नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो उसको अपन वैल्यू से अपन को लेने देना, ठीक है। तो 1.602 × 10⁻⁻19, और हम जानते हैं 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी होगी, तो अपने पास में 6.022 × 10⁻23। यहां पर वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास में, यहां पर 96,487 कूलम यहां पे वैल्यू निकल के आती है, जिसको अपन किसके बराबर मानते हैं, यहां पर ये वैल्यू निकल के आती है, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 96,500 कूलम, जो कि बराबर है 1 फैराडे के। इसको अपन कहते हैं 1 फैराडे की वैल्यू इस तरीके से आती है। तो 1 फैराडे की वैल्यू कितनी है, 96,500 कूलम, ठीक है। अब जरा इसकी बात करें, थोड़ा मॉडिफिकेशन और क्या हो सकता है कि W = अपन ने क्या किया था, M/NF/IT। तो इस पे बेस्ड अपन यहां पर क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ, उनके बारे में जरा चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जहां पर हमको ये दे रखा है कि एक सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइज किया है,
फॉर 10 मिनट, ठीक है, विद अ करंट ऑफ दिस एम्पियर। अपने पास में क्या क्या वैल्यू है देखो। फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या क्या तरीका बहुत आसान रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री देखने में डरावने लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन तरीका यह मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो, जो जो चीजें दे रखी हैं उनको लिख लो, और जो पूछा है उसको लिख लो। कुछ ना कुछ अपने दिमाग में अगर आपने चीजें पढ़ी हैं तो स्ट्राइक होंगी, और क्वेश्चन अपने आप होगा। क्वेश्चन आपसे खुद ये कहेगा कि यार मैं ऐसे होऊंगा, ठीक है, तो वैसे करना है। तो लिखना स्टार्ट कर। सबसे पहली चीज है अपने पास में यहां पर CuSO4 की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन की बात चल रही है, ठीक है। T इज इक्वल टू कितना है? 10 मिनट्स। ओके, अपने पास में I की वैल्यू कितनी है? 1.5 एम्पियर। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर बताइए कि कॉपर कितना डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, यानी W पूछ रहा है। हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, W इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? M अपॉन NF/IT। हमारे पास में यहां पर क्या क्या वैल्यू है? हमारे पास में I की वैल्यू है, हमारे पास में T की वैल्यू है, हमारे पास में M की वैल्यू है, N की वैल्यू है, और F तो फिक्स होता है। तो उन वैल्यू को हम पुट करेंगे और अपने पास में यहां पर कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन के लिए मैंने मोबाइल निकाल लिया है। तो देखो जरा इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए जरा, करते हैं स्टार्ट। हम जानते हैं कॉपर का मास कितना होता है, कॉपर का मास कितना रहता है, कॉपर का मोलर मास अपन मानते हैं कितना होता है कॉपर का मोलर मास, ठीक, कॉपर का मोलर मास है 63.5, ठीक है, डिवाइड बाई M कितना, N कितना है, तो देखो जरा CuSO4 है, ठीक है, तो CuSO4 में कॉपर 2+ है, ठीक है, तो कॉपर 2+ को मुझे कन्वर्ट करना है कॉपर के अंदर, तो मुझे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब इसके लिए 2 वैल्यू हो गई इनटू 96,500 कूलम, इनटू I कितना है? I अपने पास में है 1.5, इनटू T कितना है? 10। अब बाकी कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 63.5 इंटू 1.5 इंटू 10 डिवाइड बाई, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां पे कैलकुलेट करना। (63.5) इंटू 1.5 इंटू 10, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आई है इतनी 952.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 965, ठीक है, इंटू 10 कर दिया। अब क्या करना है, यहां पर अपने पास में है 952.5 डिवाइड बाई, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, तो यहां पर आया 965 इंटू 2, 952.5 डिवाइड बाई 1930 इंटू 100, ठीक है, तो अपने पास में है 952.5 डिवाइड बाई 1930, तो यहां पर वैल्यू निकल के आई है कितनी? 0.49 इंटू 10⁻²। इतना वेट इसका रहेगा ग्राम के अंदर, इतना वेट इसके इस सब्सटेंस का जो कि कॉपर है बेसिकली डिपॉजिट होगा कॉपर कैथोड के ऊपर। तो ये सब्सटेंस इतना डिपॉजिट होगा कितना? 0.5 इंटू, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकते हैं? 0.5 इंटू 10⁻² ग्राम। यहां पर कॉपर का जो सब्सटेंस कॉपर 2+ है वो डिपॉजिट होगा कॉपर की फॉर्म में, कहां पर? कैथोड पर। तो ये चीज अपन को समझ में आई, ये इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। How long would it take to deposit 100 gram of aluminum from an electrolytic cell containing Al2O3 using electric current of 1.25 एम्पियर? तो यहां पर अब की बार पूछा गया है टाइम, हमसे क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है कि कितने टाइम तक यहां पर बेसिकली हमारा जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होने में टाइम लगेगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। यहां पर T इज इक्वल टू निकालना है। ओके, सबसे पहली चीज वेट कितना दे रखा है? 100 ग्राम दे रखा है। अगली चीज हमको यहां पर एक चीज और दे रखी है, I की वैल्यू। I कितना दे रखा है? I यहां पर है 1.25 एम्पियर। ओके, बहुत बढ़िया। टाइम निकालना है, तो देखो जरा फॉर्मूले में क्या वैल्यू रखनी होती है हमको? W इज इक्वल टू
m/nf/IT। अब देखो जरा, हमारे पास में m की वैल्यू है सर, कैसे? अरे मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 होता है, पता है। f की वैल्यू भी है, अपने पास में I की वैल्यू है, बिल्कुल है। T निकाल लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करा जाए, ये खेला स्टार्ट करते हैं। यहां पर है 100 ग्राम बराबर 27 डिवाइड बाई 3। कैसे? अरे Al3 प्लस जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, यहां पर एल्यूमिनियम बना लेगा। तो 3 इस तरीके से बनाएगा, 27 डिवाइड बाई 3 इंटू 96500 इंटू I कितना है, यहां पर I है 1.25। चलिए, और T, तो ऐसा करते हैं, T मुझे निकालना है तो बाकी की चीजों को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो T बराबर क्या हुआ, T इज इक्वल टू 100 इंटू 3 इंटू 96500 डिवाइड बाई 27 इंटू 1.25, 27 इंटू 1.25। ये चीज अपन को निकालनी है, तो बाकी का कैलकुलेशन करना है और हमारे पास में यहां पर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो आंसर रहेगा वो अपना यहां पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कर लेंगे, कोई इसमें बड़ी चीज है नहीं, कर लेंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि Al2SO4 का होल थ्राइस इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड एल्यूमिनियम अपने पास में कहां पर डिपॉजिट होगा, कैथोड पर डिपॉजिट होगा। आगे क्या बोला गया है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, ग्राम के अंदर कैलकुलेट करनी है, जहां पर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए यहां पर आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा। यहां पर देखो, सिंपल सी वैसे सिंपल चीज है। देखो, एक रिलेशन होता है किसके बीच में, अपने पास में यहां पर क्या रिलेशन है, W इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं m/nf, ठीक है, इनटू अपने पास में क्या है, यहां पर IT है। तो I की जगह आपको क्या करना है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी चीज यहां पर सेम रहेगी। ठीक है, तो बाकी आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि यहां पर 4 फैराडे, देखो होता क्या है, अपन जैसे n की वैल्यू की बात करते हैं, n फैराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो वहां पर n की वैल्यू कितनी होगी। अब यहां पर देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, O2 गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड। ठीक है, पता है कैथोड अपने पास में, एनोड पे क्या होगी, O2 गैस लिबरेट होगी, O2 गैस रिलीज होगी। ओके, कैलकुलेट द वेट इफ 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। तो यहां पर इस प्रोसेस में अगर मैं बात करता हूं कि क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेट, ऑक्सीजन गैस का वेट कैलकुलेट करना है, यदि 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो करी गई थी, 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस करी गई थी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सिंपल देखो, एक फॉर्मूला है अपने पास में, W बराबर m/n इनटू नंबर ऑफ फैराडे के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास में वेट निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ फैराडे के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए जरा कैसे करना है, हमारे पास में देखो सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना होगा, 32 ग्राम होगा, डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए n की वैल्यू 4 होगी। अरे अगर मैं बात करता हूं O2 माइनस, ये कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है अपने पास में, अगर मैं बात करता हूं, देखो क्या था अपने पास में, OH माइनस था, ये O2 बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो एक ऑक्सीजन है तो मुझे 2 लेने पड़ेंगे। अब 2OH माइनस है, 2OH माइनस को अगर मुझे कन्वर्ट करना है O2 के अंदर, तो रिजल्टेंट यहां पर अगर बात करी जाए 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। क्या मैं सही हूं? ठीक है, ठीक है, रिजल्टेंट अपने पास में n की वैल्यू यहां पर 4 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फैराडेज कितने होंगे, 4 होंगे। तो बाकी कैलकुलेशन करते हैं, 32 ग्राम डिवाइड बाई 4 इनटू नंबर ऑफ फैराडे कितने हैं, 4 फैराडे अपने पास में वैल्यू लिखी हुई है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बराबर 32 ग्राम यहां पर वेट बेसिकली रिलीज होगा ऑक्सीजन गैस का ऑन द एनोड। ये समझ में, ऐसे देखो, वैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया है यहां पर इस क्वेश्चन कैसे करना है। देखो अपन को क्या दे रखा है, वेट निकालना है, तो हम ये जानते हैं वेट निकालना है क्या एक्चुअली, वेट निकालना है एल्यूमिनियम। W इज इक्वल टू m/n, m क्या है, मोलर मास, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं अपन, n की वैल्यू आपको पता है बैलेंसी वेक्टर है। ठीक है, इनटू बाकी क्या करना है अपन को, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, बराबर क्या होगा अपने पास में यहां पर
m कितना है, m इसके लिए 27 है, इसके लिए 3 हो गई इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट, अपने पास में यहाँ पर 27 ग्राम वैल्यू निकल के आएगी। ऐसे ही बात करी जाए जो इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर W इज इक्वल टू m अपॉन n इंटू एन नॉट अपॉन एन ए, ये फॉर्मूला भी होता है, जिसको मैंने क्या लिख दिया था वहां पर, नंबर ऑफ मोल लिखता है। W इज इक्वल टू m अपॉन n इंटू नंबर ऑफ मोल यहां पर निकल के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और भी अगर क्वेश्चन बनेंगे वो आपको डीपीपी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए बात करी जाए सेकंड लॉ ऑफ फैराडे की। देखो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, वो कुछ ऐसे कहता है, मान लीजिए हमारे पास में, देखो जनरल एक बीकर की बात करी जाए तो सिनारियो कुछ अलग होता है, और वहां पर अपन को वेट ऑफ द सब्सटेंस निकालना थोड़ा आसान होता है। मान लीजिए अपने पास में यहां पर कितने बीकर हैं, एक बीकर ये रहा, दूसरा बीकर ये रहा, तीसरा बीकर ये रहा। चलिए इस तरीके चीजें हैं। तो अब ये समझो इन सभी के अंदर क्या होगा, मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए, मान लीजिए कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोड है, यहां पर भी एनोड है, यहां पर कैथोड है, यहां पर एनोड है, यहां पर कैथोड है। इनको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया है, बेसिकली इनको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी है अपने पास में, उससे इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बेसिकली अपन को इतना समझता है कि ये आपस में कनेक्टेड है। ये अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 1 है, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 1, इसको मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 2, इसको मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब क्या है, तीनों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इन तीनों के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया है, बैटरी से क्या करा है, इनको कनेक्ट किया हुआ है, सबको है ना, बैटरी से इनको कनेक्ट किया हुआ है। बेसिकली बैटरी से अगर इनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो होगा क्या, जब मैं स्विच को जैसे ऑन करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर भी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर भी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर भी जाएगी। मैंने अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है जो तीनों सेल्स के अंदर जा रही है उसको मैंने सेम रखा है। अब क्या होगा, एनोड और कैथोड पर कुछ ना कुछ होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। उस एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन की वजह से सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे या फिर लिबरेट होंगे, गैस रिलीज होगी या फिर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। कहां पर सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जनरली, कैथोड पर। एनोड पर क्या होता है, गैस रिलीज होती है, जनरल सिनेरियो ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली अपन बात करी जाए कि यहां पर जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रही है या फिर जो रिलीज हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। स्टेटमेंट को पढ़ लो जरा कि फैराडे सेकंड लॉ स्टेट्स दैट इफ द सेम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देन masses of the ions deposited at the electrodes are directly proportional to their electrochemical equivalent। मतलब क्या है, W जो है अमाउंट ऑफ द जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वही लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ द masses डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अपन बात करते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली अपन बात करें, ये रिलेशन अपने पास में निकल के आता है। क्या रिलेशन निकल के आता है हमारे पास में, ये रिलेशन निकल के आता है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, जिसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अपन बात करें कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है, W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। तो और क्या हो सकता है, हम ये कहें कि W2 डिवाइड बाई W1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 अपॉन E1। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर बराबर है तो कहने का मतलब ये रिलेशन अगर होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ, ये रिलेशन होगा नहीं होगा। अरे Z बराबर क्या होता है, E अपॉन F। अगर ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये चीज भी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि फैराडे तो फिक्स है। इसका मतलब ये रिलेशन भी सही है। इसका मतलब W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z2। इसका मतलब W2 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू Z2 डिवाइड बाई Z1। ये रिलेशन भी हमको समझ में आना चाहिए। क्लियर है या नहीं है। आगे की जो कहानी है वो अपन बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जहां पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती क्या है। जो कुछ रूल्स हैं अपन बात करें कि
ओम्स लॉ की बात करते हैं, कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, या फिर अपन बात करते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है जिसको अपन रेजिस्टिविटी कहते हैं, सिमिलरली स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहा जाता है। इनके बारे में अपन को आने वाले लेक्चर के अंदर समझना है। हमको ये भी समझना है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, हमको ये भी समझना है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, दोनों किसके बराबर होते हैं। ऐसे ही अपन और भी यहां पर तो हमने जर्नी स्टार्ट करी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। हमने अभी तक क्या क्या समझा, हमने अभी तक ये समझ लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या समझना है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। फिर हमने समझे कहीं ना कहीं फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ में हमने ये समझा कि यार फर्स्ट लॉ फैराडे है, सेकंड लॉ फैराडे है, यानी मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझाया था ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने आपको बताया दिया कि अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझना है तो दो चीजें करनी पड़ेगी आपको। एक तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, दूसरा आपको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट समझना पड़ेगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर ये पहचानना कि एनोड की तरफ कौन जाएगा, कैथोड की तरफ कौन जाएगा, पहचान लिया। उसके बाद में ये पहचानना या ये कैलकुलेट करना कि कितनी अमाउंट जाएगी, अगर वो पहुंच गया है तो वहां से रिलीज कितना होगा, कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पर। इसकी जो जानकारी है वो हमको कहां से मिलती है, हमको मिलती है फैराडे के लॉ से। फिर अपन ने ये समझा कि यार फैराडे लॉ में दो लॉ है बेसिकली, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। फर्स्ट ये कहता है कि यार अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करोगे, ठीक है। फिर अपन ने समझा कि यार सेकंड लॉ फैराडे भी है, वो क्या कहता है कि अगर आप सेम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आप सेम इलेक्ट्रिसिटी, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ मासेस बेसिकली डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा एनोड और कैथोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। यही चीज लिखी हुई है जिसको हमने कुछ ऐसे समझा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? अब मुझे एक बात आपसे करनी है, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लेकिन आपने नहीं किया है तो थोड़ा सा अपने साथ में आप धोखा कर रहे हैं। धोखा इन द सेंस कि यार आप चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने टाइम इन्वेस्ट किया इस चीज को देखने के लिए, लेकिन आप डीपीपी नहीं लगाओगे, अगर आप एनोटेड नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर यार वो एक तरीके से गलत बात होगी। तो डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो वहां पर क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। और क्वेश्चन कहां से लगाने पड़ेंगे तो मैं बता रहा हूं वही चीज कि देखो ऐप डाउनलोड किया है, जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया उनके लिए बता रहा हूं, ऐप में अपना मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालने के बाद में अपनी कुछ जनरल डिटेल्स हैं। बहुत सारे इस बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है कि उन्होंने अपनी लोकेशन ऑन नहीं करी हुई। तो आप अगर जयपुर से बिलोंग करते हैं या फिर इंडिया के किसी भी भाग से बिलोंग करते हैं तो वहां से लोकेशन ऑन करके आपको बाकी जो ओटीपी वगैरह आएगा वो फिल कर देना। एंड देन बैच के लिए एनरोल कैसे करना है, तो बैच के लिए सबसे पहले आपको यहां पर जाना है, कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम वाले ऑप्शन को आप क्लिक करोगे, वहां पर आप टॉपर में जाओगे और टॉपर में नीट वाला जो ऑप्शन है उसको टिक करोगे और नेक्स्ट दबा दोगे। फिर क्या करोगे, आप यहां पर 12th क्लास ऑप्ट कर लोगे, नेक्स्ट दबाओगे और अपने पास में, जैसे अगर अब बता रहा हूं मैं कि क्या करना है, केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाना। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला ऑप्शन है, मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया है, मैंने आपको सॉल्यूशन पढ़ा दिया है, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है अपनी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाओगे आप तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, वहां पर आपको डिफरेंट लेक्चर्स दिखेंगे। ये वाला जो लेक्चर है उसको ओपन करना, ठीक है। जो अपना जो आज वाला लेक्चर था कौन सा था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सेकंड, ठीक है, उसको आप ऑप्ट करोगे तो वहां पर आपको डाउनलोड मटेरियल दिखेंगे। डाउनलोड मटेरियल में आपको एक एनोटेड पीपीटी दिखेगी, आपको एक डीपीपी दिखेगी। तो डीपीपी को लगाना है, डीपीपी में जितने भी क्वेश्चन है उनको करना है। डीपीपी में अगर कोई डाउट आता है फिर क्या करें सर, उसके लिए भी हमारे पास में हल है। डाउट का आपको ऑप्शन मिलेगा यहां पर ऐप के अंदर, उस डाउट को यहां पे पोस्ट करिए और हमारी जो टीम है आपको बहुत जल्द से जल्द आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेगी। तो थैंक यू वेरी मच लेक्चर को देखने के लिए, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच।